और नंबर 1 का रिवीजन सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तो फिक्स है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने क्लास पूरी अच्छे ढंग से देखी ना तो बोर्ड क्लास में इस क्लास से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, श्योर है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या चेंज होगा, देखो पैटर्न में पूरे के पूरे बताऊंगा भी, और पैटर्न बताऊंगा तो बोर्ड एग्ज़ाम में चेंज कुछ नहीं होगा। मतलब आप लोग का एग्जाम्पल्स है वो चेंज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम देख लेते हैं। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बनाए। उससे पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं ना, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस प्रश्नावली का बेसिक ये संख्या है। पहली भाई बेटा परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, अगर आप लोगों ने संख्या इसको पढ़ ली, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। परिमेय संख्या क्या है। दूसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। और प्रश्नावली का नाम ही हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये सबसे पहले पता तो चले होती क्या है, वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा हम लोग पूर्णांक संख्याएं। क्या बनेंगे, चलो पूर्णांक पढ़ लेते हैं, चाहे पहले पूर्ण पढ़ लेते हैं। लो पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, और पूर्ण संख्याओं के बाद में हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई सम संख्या क्या होती है, ठीक है। सम संख्याएं पढ़ेंगे, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विषम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्याएं पढ़ेंगे। और विषम संख्याओं के बाद में हम लोग की दो संख्याएं और बच रही है, वो बच रही है हम लोग की, एक तो बच रही है आप लोग की डिजिबल नंबर मतलब भाज्य संख्या, और दूसरी संख्या जो आएगी आप लोग की वो आएगी आप लोग की अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या आएगी। और इसके बाद में हम लोग जो है सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चनों में से आप लोगों को कंप्लीट अगर वो आप लोग पे आता है, मतलब रिवीजन कर लिया, तो पहली प्रश्नावली माना आप लोग की क्लियर है पूरी तरीके से। अब सबसे पहले हम लोग एक एक संख्या लेते हैं। अब मुझे बताओ परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पे Q ≠ 0। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल्स वह संख्या जो मतलब कुल मिला के भिन्न वाली जो संख्याएं होती है ना, वो परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो बेटा 2/3 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूँ 3/5 एक परिमेय संख्या है, मैं लिख दूँ 1/3 एक परिमेय संख्या है। तो ये ETC आदि जो है किसके एग्जाम्पल है, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। ढंग से सुनो बिल्कुल शांति से। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे का आप लोग का जो डोमिनेटर होता है ना बेटा हर, ये ≠ 0 होता है। आ गई बात समझ में। अब देखो जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या में सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स आप लोग को याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स देखो √2 लिख दूँ, चाहे मैं √3 लिख दूँ, चाहे मैं √5 लिख दूँ, चाहे मैं बेटा 3 प्लस का √2 लिख दूँ, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। चाहे मैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे 5 माइनस का √3 लिख दूँ, ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में आप लोग की आती है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्या और दूसरी नंबर की आती है आप लोग की अपरिमेय संख्या, इन संख्याओं को, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इस प्रश्नावली के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। कुछ परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या कौन सी क्यों होती है, और कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग से इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आप लोग को दे दिया कि परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स लिखिए, या निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों से वो अक्सर पूछता है। अगला बात करें बेटा हम लोग पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या जो होती है ना बेटा, ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, और ऐसे प्लस के अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है ना, वो आप लोगों की पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, लेकिन ये धनात्मक साइड चलती है, ऋणात्मक साइड नहीं चलती है। दूसरी हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती है, ये ऋणात्मक में भी चलती है और ये धनात्मक में भी
चलती है, धनात्मक में भी ये चलती है। तो ऐसी संख्याएं आप लोग की क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। प्लस इन्फिनिटी तक भी चलेगी और इधर देखो आप लोग तो माइनस इन्फिनिटी तक भी चलेगी। ये श्योर मान लेना कि आप लोग इन सारी प्रमेय संख्याओं से, ठीक है, 2 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हो अपने। 2 मार्क्स इसी में से आएगा ही आएगा। और ये पूरा चैप्टर 4 मार्क्स का है, ठीक है, मतलब 2 मार्क्स के, देखो 4 मार्क्स का तो बड़े बड़े क्वेश्चन है और एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेता है। और इस बार आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है कि छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो श्योर मान लो इस प्रश्नावली से 1 से मतलब 2 से कम छोटे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, और वो बनेंगे इन्हीं से। इनके बाहर छोटा क्वेश्चन आप लोग का कोई भी जाएगा ही नहीं। चलो अब आती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से भाज्य हो। 2 से अगर भाज्य हो, 2 का भाग जा रहा हो किसी संख्या के अंदर, तो वो सम संख्या होती है। वह संख्या, ठीक है, जो 2 से भाज्य नहीं हो, 2 से भाज्य नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, वो आप लोग की क्या कहलाती है, ठीक है, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या सबसे छोटी, अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2, ठीक है, क्योंकि सम संख्या सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 होती है। अगर बात करें विषम संख्या से, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है, क्योंकि विषम संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे भाज्य है, भाज्य की बात तो हो ही नहीं रही। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लिखे तो 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार आप लोग सम संख्या, जिससे 2 से भाज्य वाली सारी संख्याएं आप लोग की सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या की बात करें तो 2 से भाज्य नहीं है। जैसे आप लोग देखोगे बेटा 1 है, उसके बाद में 3 है, 5 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 11 है, 13 है, ETC आप लोग की विषम संख्या कहलाती है, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो कंफ्यूज बच्चे इसमें होते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या क्या होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, एक तो बेटा उसके अंदर स्वयं का भाग चले जाए, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर 1 का भाग जाए, 1 का भाग जाए, वह अगर तीसरी किसी अन्य संख्या का भाग चले जाए तो वो संख्या आप लोगों की भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है, ढंग से सुनते जाओ आप लोग, ठीक है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या में आप लोग कहोगे कि जिस संख्या में केवल या तो स्वयं का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, इसके अलावा अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए, किसी भी संख्या से ये डिजिबल नहीं हो, ठीक है, तो वह संख्या आप लोगों की कहलाती है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आप लोग की 2। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मैंने सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो आप लोग को बताई। परिमेय संख्या वह संख्या जो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जिसमें आप लोग का डोमिनेटर जो है हर वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जो संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोग को याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अंडर रूट वाली सारी संख्याएं आप लोग की अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याओं में आप लोग कई बार एक एग्जांपल्स और याद रखोगे, जैसे 0 के बाद में कोई संख्या आ रही है बेटा आप लोग की 10, ठीक है, 10 के बाद में देखो ये आप लोग का 1 टाइम 1 है, मतलब 10 है। अब अगला ये रिपीट हो रहा है, जैसे 1 1 0 हो रहा है, अगला रिपीट हो रहा है 1 1 1 0, अगला हो रहा है 1 1 1, ठीक है, फिर 1 फिर 0। तो आप लोग देखोगे ये ऐसी संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, अतः ये संख्या अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या हो गई, अगर पॉइंट के बाद में फिक्स, जैसे मैं कहूँ पॉइंट के बाद में, जैसे देखो बेटा 1 2 3 4 आ रहा है, फिर से रिपीट होके 1 2 3 4 आ रहा है, फिर से रिपीट होके 1 2 3 4 आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, इसको लिखने के लिए 0.1 2 3 4 के ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार। अब इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये संख्या तो आप लोग की परिमेय संख्या होगी, मतलब, और ऊपर वाली आप लोग इसे परिभाषित
परिभाषित नहीं होगी, इस वजह से ये आप लोगों की अपरिमेय संख्या होगी। ये इसमें बड़ा भेद है, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं बिना देरी के साथ। इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, चलो तो पहला आप लोगों का जो क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 क्वेश्चनों में इस पूरी प्रश्नावली को कवर कर लेंगे और उसके बाद आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों की एक डिमांड रहती है, ठीक है। अपने टीचरों से भी बच्चे पूछते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो कोई भी क्लास में आप लोग चले जाए, टीचर कोई भी क्लास में चले जाए, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, ठीक है सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। अगर किसी टीचर को लंबे समय तक उस क्लास को पढ़ाने का तजुर्बा है और उसको ये पता है कि बोर्ड एग्जाम कौन कौन से सवाल आप लोग का उठाती है, मैक्सिमम सवाल का पैटर्न्स क्या क्या होता है और बोर्ड का ब्लूप्रिंट भी आता है, उसको देख के अनुमान लगा के टीचर बता सकता है और सारे के सारे पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से टीचर उसको सिलेक्ट करके बता सकता है। चलो हम लोग का पहला ही क्वेश्चन है बेटा, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों से पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये लो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा ये पूछ रहा है आप लोगों से कि हाँ पहला क्वेश्चन है 96 और दूसरा पूछ रहा है 404 का। एक तो आप लोग को SCF याद करना है और SCF याद करने के बाद, ठीक है, SCF ठीक है याद करो, एक तो कीजिए और दूसरा ये कह रहा है कि फिर, ठीक है, फिर इसका LCM निकालो, LCM निकालो, मतलब SCF की सहायता से आपको LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। एक साइड आप लोग कहीं भी कर लेना, ये 96 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। 2 से देखो ये 4 टाइम जाएगा, उसके बाद में कितनी बार टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। उसके बाद में 2 से देखो ये 2 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा। 2 से देखो ये 1 टाइम जाएगा और ये 2 बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 से देखो 6 टाइम, 2 से देखो 3 टाइम, 3 से देखो कितने टाइम, 1 टाइम, ठीक है। उसके अलावा हम लोग निकालते हैं बेटा 404 का, ये 404 का किससे, 2 से, कितने टाइम, 202, बिल्कुल ठीक है, 202 टाइम। फिर हम लोग 2 से देखते हैं तो 101, उसके बाद में किसका भाग देंगे, 101 का ही भाग देंगे हम लोग 1 बार, क्योंकि 101 क्या एक अभाज्य संख्या है, अतः 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हम अब इस सवाल को हम लोग पैटर्न को कैसे जमाएंगे बेटा, इस पैटर्न को चाहो तो इन दोनों को आप लोग कॉपी के पीछे रफ कार्य में भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कॉपी के अंदर किया है तो भी आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब हम लोग सिंपल सा 2 चीज़ें लिखते हैं कि बेटा 96 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 96 के अभाज्य गुणन क्या क्या हुए, गुणनखंड क्या क्या हुए, और साथ में हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 404 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 96 के कितना आया था, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 5 इंटू का 3 की घात 1। उसके बाद में 404 में देखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 2 की घात 2 इंटू का 101, ठीक है, 101 की घात, सॉरी 1 आ रही है, चलो 1 आ रही है। अब सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं SCF। SCF क्या होता है, तो SCF सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड आप लोग का ये 2 है, 2 की घात वाला, और इसमें से जो छोटा वाला होना उसको आप ले लेना। तो यहाँ 2 की घात 2 छोटा वाला है, इसको मैंने ले लिया, जिसका मतलब है आप लोग का 2 इंटू 2 जो कि होता है 4। तो इस संख्या का जो SCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप लोगों को SCF पता चला, SCF कौन सी संख्या का, तो 96 और 404 का SCF पता चल गया, ये आप लोग का 4 है। अब आप लोग को निकालना है LCM। तो आप लोग फॉर्मूला देखें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है, मतलब ये 2 संख्या है, दोनों संख्याओं को यदि आप लोग गुणा करोगे तो इसका LCM और SCF के गुणा के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे SCF इंटू का LCM।
अब यहाँ से देखो बेटा, आप लोग पहली संख्या तो क्या थी आप लोग की 96 थी, दूसरी संख्या क्या थी आप लोग की 404 थी। उसके बाद में HCF का मान आप लोग देखो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, और ये आ रहा था आप लोग का LCM। अगर आप लोग इसका LCM फाइंड आउट करना चाहते हो तो बेटा इस 4 से आप लोग इसको डिवाइड करोगे, कितने टाइम, 101 टाइम इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो 96 इंटू का 101 हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, ठीक है, 96, तो ये आ जाएगा 96 और 96, ये आप लोग का क्या आ जाएगा, इस संख्या का LCM आप लोग का आ जाएगा। ये आप लोग का पहला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पूछेगी। चलो नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। चलो बेटा हम लोग करते हैं नेक्स्ट, आप लोग का जो सवाल है वो आप लोग का है कि अभाज्य गुणनखंड, ये तो निकाल लिया था, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आप लोग एक तो निकालो HCF और दूसरा निकालो LCM। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड का पैटर्न के पे आधारित है तो श्योर ये पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग इसका रिवीजन करके जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हुबहू ऐसे के ऐसे उठ के आएंगे, इसमें संख्या भी चेंज नहीं होगी। अगर संख्या चेंज हो तो भी आप लोग देख लोगे, पैटर्न तो समझ में आ ही जाएगा। चलो ये पूछ रहा है बेटा आप लोग से 12, 15 और 21 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से आप लोग इसका HCF भी निकालो और दूसरा जो है आप लोग का इसका LCM भी निकालो। मैंने 5 साल के बोर्ड पेपरों की अच्छी तरीके से स्टडी की, उसके बाद में मॉडल पेपर बनाया आप लोगों का, तो आप लोग ये मान सकते हो कि इसमें से आप लोग को पूरी क्लास अच्छे से मिल जाएगी। चलो बेटा सबसे पहले निकालते हैं, देखो इसको जमाने का पैटर्न भी आना चाहिए, ठीक है, कई बच्चे कर तो आते हैं लेकिन ढंग से जमा के नहीं आते, तो वो भी सीख लो तुम। मैं डाल लेता हूँ आप लोग के 12 के 12 के क्या निकाल लेते हैं बेटा हम लोग, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लिखोगे, उसके बाद में देखोगे बेटा आप लोग 15 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लो, अभाज्य गुणनखंड लिख लो। उसके बाद में देखेंगे हम लोग तो 21 के मतलब 21 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो। इस प्रकार इस पैटर्न को जमा दो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम कॉपी में आप लोग का लिखना और आप लोग का तरीका, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के काम आएगा। चलो बेटा 12 के टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो 12 के सिंपल टुकड़े कर लोगे बेटा, ये 6 गुणा 2 होता है 12, फिर 6 के कर लो आप लोग, 2 गुणा कितना कर लो 3 कर लो, मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 1, मतलब 2 की घात 2 इंटू का 3 की घात 1, ये इसका टुकड़ा हो गया। 15 को देखेंगे तो बेटा हम लोग करेंगे 3 गुणा 5, ये हो गया, मतलब 3 की घात 1 इंटू का 5 की घात 1। उसके बाद में 21 का देखेंगे तो बेटा 3 गुणा कितना आ जाएगा 7, ऐसे फटाफट कर लिया करो, तो 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो सिंपल सा हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोगों से सबसे पहला पूछ रहा है HCF, तो आप लोग HCF भी लिखो ना, तो डायरेक्ट HCF लिख के आंसर लिखना गलत है। आप लोग देखो HCF लिखोगे, उसके बाद में संख्या लिखोगे 12, 15 और 21, जिससे उसको ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इसका HCF है, ठीक है, ये लिखना आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो बेटा देखो उभयनिष्ठ घात कौन सी है, तो आप लोग कहोगे सर ये वाली है, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 बराबर 3, तो इसका क्या हो गया HCF हो गया। अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका क्या LCM। LCM सबसे छोटी घात होती है, लेकिन हम लोग इसमें लेते हैं तो सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं, चाहे उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, चाहे नहीं हो। तो देखो 2 की सबसे बड़ी वाली घात है 2 की घात 2, 3 की बड़ी वाली घात है 3 की घात 1, उसके अलावा 5 की घात भी है और उसके अलावा 7 की घात भी है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये तो आ जाएगा आप लोग का 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखोगे ये तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा आप लोग का 35, है ना। अब देखो ऐसे मल्टीपल करना भी आप लोग डिफरेंट तरीके से सीखें, ठीक है। 12 से मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करें, ठीक है, 10 आ जाएगा, कैरी 1 रह जाएगा। उसके बाद में देखो 6 और 5 11 और 1 12, कितना रह गया 1, 3 1 3 और 1 कितना आ गया 4। तो आप लोग का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 420। आप लोग फास्ट गुणा करें, बाकी बच्चों से कैलकुलेशन फास्ट करोगे ना तब जाके आगे बढ़ोगे। बच्चे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं,
मतलब मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आप लोग कैलकुलेशन जिससे करते आए हो ना, आप लोग टीचर ने जो कैलकुलेशन आप लोग को सिखाई है वो कंपटीशन कैलकुलेशन नहीं हो सकती, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। उसके लिए आप लोग को कैलकुलेशन तो सीखना पड़ेगा। चलो बेटा, यह आप लोग का सेकंड इम्पोर्टेंट सवाल था और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सवाल नंबर आप लोग तीसरा देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए। और सवाल नंबर 3 मैंने लिया है कि बेटा SCF दे रखा है आप लोग को। सवाल नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि SCF, और किसका SCF है तो बेटा 306 का है। उसके अलावा 657 आप लोग की संख्या ले रखी है और इसका SCF 9 दिया गया है, ठीक है। और इसका LCM आप लोग को क्या करना है, याद करना है। LCM याद करना है 306 और 657 का, ये आप लोगों से ये पूछ रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करो तो उससे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला देख लो। और फॉर्मूला देखोगे तो बेटा मैंने अभी बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर का SCF गुणा क्या कर सकते हैं, LCM। जब भी आप लोगों से माना पहली संख्या पूछ रहा हो तो आप लोग SCF इंटू का LCM कर दो। और बेटा ये 2 है, इसका पक्षांतरण कर दो। अगर मल्टीपल में बराबर के इधर जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। आप लोगों का एक फॉर्मूला ये तैयार हुआ। यदि आप लोग को B की वैल्यू निकालनी है तो वही फॉर्मूला हो जाएगा SCF इंटू का LCM अपॉन का A। ये फॉर्मूला आप लोग यूज ले सकते हैं। यदि आप लोग को SCF निकालना है इसका तो यह आ जाएगा A गुणा B बटे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और यदि आप लोगों को बेटा LCM निकालना है तो यह आ जाएगा A गुणा B अपॉन का SCF। इन चारों फॉर्मूलों के अलावा कोई भी फॉर्मूला आप लोगों का नहीं आएगा, ये श्योर मान लो। मैंने हाईएस्ट फॉर्मूले करके, इस क्लास का मकसद ही रहेगा कि हम लोग कंप्लीट तरीके से पूरी क्लास को अच्छे ढंग से करें। तो अब आप लोगों से बेटा LCM पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। LCM पूछ रहा है तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब दोनों संख्याओं को मल्टीपल करें, जो आप लोग को SCF दिया गया है उसका क्या कर दे, डिवाइड कर दे हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले संख्याओं को पहचानो आप लोग। भाई A की वैल्यू क्या है तो बेटा A की वैल्यू आप लोग की दे रखी है 306। B की वैल्यू दे रखी है आप लोग को 657, आप लोग को B की वैल्यू दे रखी है। अब आप लोग को LCM निकालना है तो आप लोग पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दीजिए और बटे किसका भाग लगा दीजिए, SCF का भाग लगा दीजिए। अब 9 से आप लोग इसको आराम से डिवाइड कर लीजिए। देखो 9 से सबसे पहले यदि आप लोग डिवाइड भी नहीं करो तो 3 से करो। 3 से कितने टाइम, 3 टाइम। और 3 से देखो 102 टाइम हो गया। उसके बाद में देखो इसके अंकों का योग भी 3 है और इसका 3 से एक और बार ही डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, 1 बच गया, ठीक है। और कितनी बार, 4 बार। तो अब यहाँ से LCM आप लोग सिंपल सा निकालोगे 657 और मल्टीपल कितना करोगे 34। तो ये आप लोग देखोगे बेटा, इसमें आप लोग देखो चाहे तो एक काम करो आप लोग मल्टीपल, अगर ऐसा मल्टीपल तो आप लोग सिंपल तरीके से करते हैं तो भी कोई आप लोग की दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए बेटा आप लोग मल्टीपल कर लो इससे। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 7 चौक कितना आ जाएगा 28, 8 आ गया, कैरी आप लोग का 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया आप लोग का 20 और 2 कितना आ गया 22 आ गया, कैरी 2 आ गया। उसके बाद में 24 और 2 कितना आ गया 26। उसके अलावा हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं तो इसको छोड़ लेते हैं हम लोग खाली। और 3 से देखो कितना आ गया 21, 21 का 1 लिखेंगे, कैरी 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा आप लोग का 15 और 15 2 कितना आ जाएगा आप लोग का 17, कैरी कितना बच जाएगा 1, 18 और 1 कितना आ जाएगा आप लोग का 19 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 8, उसके बाद में देखेंगे हम लोग 3, उसके बाद में हम लोग का 13 हो जाएगा ना। उसके बाद में 11 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और इसके बाद में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 22 338 जो है ये आप लोग का क्या आ गया, इसका LCM आ गया। अब देखो बेटा आप लोग इसको चेक करना चाहते हो तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीपल करके देखें और इसके SCF और LCM को मल्टीपल करके देखें, आप लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा अगर आप लोग को रीचेक कभी करना हो तो। चलो अगला हम लोग जो सवाल करने वाले हैं वो सवाल नंबर 4 करने वाले हैं। हमारा टारगेट कितना रहेगा, सवाल नंबर
9, ठीक है। 9, 10 सवाल करेंगे और पूरे के पूरे सवाल मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करके बना लिए हैं। तो सवाल नंबर 4 करने वाले हैं ना। चलो अब सवाल नंबर 4, और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ कीजिए कि, लो सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर देखो ये पूछ ले √3 एक अपरिमेय संख्या है, देखो इसकी जगह आ जाए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी जगह आ जाए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी जगह आ जाए √6 एक अपरिमेय संख्या है, 7 एक अपरिमेय संख्या है। 6 वाला क्वेश्चन भी बोर्ड ने पूछ रखा है, ध्यान रखें। सब में सेम पैटर्न काम करेगा, मतलब √ की जगह आप लोग फिक्स वो संख्या लिख दे, क्योंकि 6 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, ठीक है। तो 6 को √ में भी लिखा जा सकता है। अब देखो भाई, सबसे पहले ऐसे सवाल को सोल्व करने से पहले देखो, ये पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो पहली लाइन लिखोगे, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करने के लिए। चलो अब जो परिमेय संख्या आप लोगों ने बताई थी वो P/, परिमेय संख्या है ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, या फिर ये कह दे भाई A/B के रूप में भी लिखी जा सकती है, जहाँ पे B जो ≠ 0 लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने कह दिया अगर ये परिमेय संख्या होती तो कैसी होती, बोले √3 बराबर का ये A/B के रूप में होती, और जहाँ पे ठीक है B ≠ 0 होता, और साथ में हम लोग लिख देंगे A और B जो है वो क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, अभाज्य पूर्णांक है। अब देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे, तो A बराबर का लिख सकते हैं इसको √3 और इंटू का B लिख सकते हैं, या B √3 भी इसको आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे लिख लो, चाहे इसको यहाँ से आप लोग देखोगे A बराबर का B इंटू √3 लिख लो, या √3 भी बोलने में अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने वो लिखा था, ठीक है। बाकी लिख कैसे भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो A बराबर का √3B, ये आप लोग का इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब लिख दो आप लोग समीकरण 1 का, ठीक है, दोनों पक्षों में, ठीक है, कि दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर दो, डायरेक्ट लिख दूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का आप लोग वर्ग कर दो। तो इसका वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का A², मतलब इसका वर्ग, और इसका वर्ग करोगे तो √3B का आप लोग वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का A² बराबर, √ की संख्या का वर्ग खुलता है तो √ हट जाता है, 3B² आप लोग का आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यदि, ठीक है, यदि A², मतलब यहाँ पे देखो ना बेटा, ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ यदि A² 3 से भाज्य है तो AB 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मतलब इसके साथ 3 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 3 से भाज्य है, तो बेटा इसके बराबर ये, तो मतलब ये भी 3 से भाज्य होगी। जब किसी संख्या का स्क्वायर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी तो 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो हम लोग यहाँ पे लाइन लिखने वाले हैं, ठीक है, यदि A² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, तो A भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा, A भी 3 से भाज्य होगा। ऊपर तो हम लोगों ने माना था बेटा कि सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, और नीचे हम लोगों का आया कि इसमें तो भाग जा रहा है, मतलब 3 का भाग जा रहा है, जिसका मतलब ये तो भाज्य पूर्णांक है। अगर ऐसे बेटा आप लोगों ने एक को प्रूफ कर लिया, ऐसे आप लोग B को प्रूफ कर लो, और फिर कह देना कि भाई A और B का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 उपस्थित है, अतः ये क्या नहीं हो सकते, अभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकते। ये कौन से पूर्णांक है, मतलब ये भाज्य पूर्णांक जो है अभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने जो माना था सहभाज्य पूर्णांक ये नहीं हो सकते, मतलब तुमने जो सोचा वो क्या सोचा, गलत सोचा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग एक अन्य पूर्णांक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक अन्य पूर्णांक,
और अन्य पूर्णांक में हम लोग ले लेते हैं a बराबर का 3c ले लो। मतलब बेटा कुछ नहीं करना, आप लोग b की जगह c का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसका भी आप लोग क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। ले लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू आप लोग समीकरण नंबर 1 आप लोग का जो है, इसको आप लोग समीकरण नंबर चाहे 2 दे लो चाहे समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण 2 से a स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दो, तो आप लोग देखोगे कि समीकरण 2 से वैल्यू आप लोग उठाओगे तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या डालोगे, 3b स्क्वायर। क्या डालोगे, 3b स्क्वायर बराबर का कितना आ जाएगा आप लोग का, 9c स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चाहे तो आप लोग देखो इस 3 से इस 9 को डिवाइड भी कर सकते हैं, वो आप लोग को जरूरी भी नहीं है। आप लोग तो कह दो अगला पूर्णांक, यदि b, ठीक है, 3b स्क्वायर, ठीक है, या 3b स्क्वायर कह दो, या यदि आप लोग इसको काट लेते हो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर का 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे कह दो यदि b स्क्वायर, ठीक है, 3 से क्या है, भाज्य है, तो b भी 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, जिसका मतलब है कि a और b, ठीक है, a और b का कोई एक, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणन, ठीक है, गुणनखंड क्या है, 3 है। क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें a का मतलब 3 का भाग a में भी जा रहा है और 3 का भाग b में भी जा रहा है। तो अब हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है बेटा। क्या है, 3, एक उभयनिष्ठ, ए बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3, जिसका मतलब है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो कौन सी संख्या कहलाती है, पक्का, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे a और b का यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है, तो तुम लोगों ने एक स्टेटमेंट माना था कि एक सहभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ तो पता चल रहा है a और b में 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये भाज्य पूर्णांक है, ठीक है। a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः a व b क्या है, भाज्य पूर्णांक है। क्या है, भाज्य पूर्णांक है। अगर a और b भाज्य पूर्णांक है, तुम लोगों ने तो माना था अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, यहाँ पे आया है भाज्य पूर्णांक है, जिसका मतलब तुम्हारी परिकल्पना क्या जा रही है, गलत जा रही है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब ये जो तथ्य है, ठीक है, ये इस तथ्य का विरोधाभास है, मतलब ये जो लाइन आई है वो इसका खंडन कर रही है, इसको गलत सिद्ध कर रही है, ठीक है। तो अब आप लोग लिखोगे, ठीक है, अतः यहाँ पे नीचे लिखोगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। हमारा तथ्य, ठीक है, हमारा तथ्य का मतलब बेटा स्टेटमेंट क्या होता है, विरोधाभास सिद्ध होता है। क्या होता है, विरोधाभास सिद्ध होता है। अगर कोई पूछ ले, सिद्ध होता है, हमारा जो तथ्य है विरोधाभास सिद्ध होता है। कोई पूछे कौन सा तथ्य है, तो हमने कह दिया बेटा ये वाला तथ्य है, इसका उल्टा ही तो आ रहा है, वो ये तो गलत साबित हो रहा है, मतलब हमारा तथ्य विरोधाभास सिद्ध होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो और क्यों कह सकते हो कि अपरिमेय संख्या होगी, तो बेटा जब हम लोगों ने इसको परिमेय संख्या मानी तो इसके तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए। अब परिमेय संख्या तो ये हो नहीं सकती, तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मतलब जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या। आप लोग को मैंने फर्स्ट में बताया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट था सारी संख्याओं का आप लोग को अच्छे से ज्ञान करवाना। चलो अगर बेटा इसकी जगह आप लोग का देखो कुछ चेंज नहीं करना, इसकी जगह आ जाए यदि √5,
तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे संख्या की जगह √5 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी आ जाएगा आप लोग का √5, यहाँ पे भी देखेंगे √5, यहाँ पे देखेंगे बेटा ये √5 आ जाएगा, नीचे वाली यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 से भाज्य लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग 5 लिख देंगे, उसके बाद में a बराबर का 5 से एक अन्य पूर्णांक मान लेंगे, तो ये बेटा आ जाएगा आप लोग का 25c²। उसके बाद में देखेंगे तो बेटा ये तो आप लोग का जो आ जाएगा 5b² आ जाएगा ना ये वाला, और ये आ जाएगा आप लोग का कितना बेटा 25, डिवाइड करोगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी देखोगे 5 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे भी देखोगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखोगे बेटा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा मौजूद है 5 मौजूद है। क्या किया, कुछ नहीं किया, 3 की जगह 5 जमाता हुआ चले गया, वो क्वेश्चन भी हो गया। तो क्वेश्चन कोई सा भी आए, पूछ √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है, सिद्ध कीजिए, √5 √6, ऐसी किसी भी संख्याओं के बारे में पूछे, आप लोग का स्टेटमेंट यही रहने वाला है। चलो मैं एक √, का एक अपरिमेय संख्या का सवाल में और करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो भी आप लोग का लास्ट इसका ऑप्शंस होगा। चलो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसकी लैंग्वेज मत भूलना, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या है कि इसकी लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि टीचर उल्टा सीधा कर लेते हैं, कई टीचर तो उल्टा सीधा कर देते हैं, उनको कंप्लीट लैंग्वेज नहीं पकड़ाते। और बच्चे ना, कोई भी बच्चा बेटा कमज़ोर नहीं होता, उसको आप लोग लैंग्वेज, उसके साथ मेहनत कीजिए, वो आप लोग को रिजल्ट 100% देगा। तो अगला क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन लिया इसी टाइप का, इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि बोर्ड एग्जाम इन क्वेश्चनों को पूछ सकती है, इस वजह से सिद्ध कीजिए कि 3+ का 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो इस सवाल में और उस सवाल में डिफरेंट क्या है, उस सवाल में आप लोग को वर्ग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती थी ना, इस सवाल में आप लोग को वर्ग वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। हम लोग सिंपल सा कहने वाले हैं कि बेटा सबसे पहले तो वही आप लोग को लाइन माननी है, माना 3+ का 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जो संख्या परिमेय संख्या है उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब हम लोग कहेंगे 3+ का 2√5 को आप लोग a/b के रूप में लिख सकते हो, अगर आप लोगों ने परिमेय संख्या मानी है तो। जहाँ पे लिखेंगे हम लोग का b ≠ 0, और यहाँ पे मान लेंगे कि a व b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है मानेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं के जो पूर्णांक होते हैं अभाज्य पूर्णांकों से बनी हुई होती है परिमेय संख्या, इस वजह से हम लोगों ने लिखा सहअभाज्य पूर्णांक है। अब बेटा कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखो इसमें आप लोगों का मकसद ये रहना चाहिए कि एक तरफ √ की संख्या रह जाए, बाकी सारी संख्याओं को हम लोग एक तरफ भेज दें। तो अब मैं सिंपल सा भेजता हूँ बेटा, सबसे पहले 3 को उठाओ उधर भेज दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोग का 2√5 तो इधर बच जाएगा, और बेटा ये आ जाएगा आप लोग का a/b और माइनस का आ जाएगा 3। सबसे पहले उसको लघुत्तम लेके हल करो, 2√5 आ जाएगा, ये लघुत्तम में आप लोग का b आ जाएगा, लघुत्तम देखो ये और ये हो जाएगा, मतलब आप लोग देखोगे a- का 3b आ जाएगा। अब यहाँ से 2 है, इसका पक्षांतरण कर दो तो √5 बराबर का जो आएगा a- का 3b अपॉन का 2b, जिसका मतलब आप लोग क्या कहते हो कि बेटा ये वाला जो आप लोग का कोड प्राप्त हुआ, ये कोड कौन सा प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या, मतलब p/q के रूप में। अब मुझे बताओ, अब आप लोग ये कहोगे कि बेटा ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो फिर हमारा तथ्य विरोधाभास सिद्ध कैसे होगा, कोई बता सकता है मुझे कि भाई ये एक परिमेय संख्या है तो हमारा तथ्य जो है वो विरोधाभास सिद्ध कैसे होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे देखो सिंपल सा ये कहेंगे कि यदि a- का 3b अपॉन का 2b, a- का 3b अपॉन का 2b, ये यदि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यदि एक परिमेय संख्या है तो तुम्हें पता है कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसका क्या उपस्थित होगा, मतलब उसका जो पूर्णांक होगा ना वो सहअभाज्य पूर्णांक होगा, ठीक है, अभाज्य पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेटा इधर की साइड में जो संख्या है √5,
उस √5 का उसको p/q के रूप में क्या किया, नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोग सिंपल सा कह देंगे ना कि भाई हमारा तथ्य तो विरोधाभास सिद्ध हो रहा है इसमें और इसमें ही, मतलब ये हम लोगों का पूरा प्रोफेशन जो है वो इसको प्रूफ ही नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कह देंगे कि बेटा यदि ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है तो √5 जो है परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब हमारा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे भी गलत साबित हो रहा है। ठीक है, मुझे बताओ इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है क्या? दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा? चलो हो गया, कर लोगे? लैंग्वेज आप लोग इसकी नीचे लिख लेना आराम से। इस टाइप का सवाल है, अगर इस सवाल को आप लोग इधर भी छोड़ते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे एक लाइन लिख लो, अतः √ जो आप लोग का आ जाएगा बेटा 3 + का 2 √5 भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का √ वाला, इसमें फर्स्ट सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उससे पूछता है, सेकंड पूछे तो इसको भी कर लियो। अगला कह रहा है आप लोगों से वही, ये सवाल बहुत बार एग्जाम ने पूछा है। ठीक है, ये 13/31/25, ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना इसका दशमलव प्रसार बताइए कि शांत है या अशांत आवर्ती है। मैं क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ कि भाई बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, ठीक है, प्रयोग किए बिना ठीक है इसका दशमलव प्रसार बताओ। ठीक है, मतलब दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ये भी लिख सकता हूँ मैं कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, और साथ में आप लोग को ये भी बताना है कि इसको दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल भी है और पूछा भी बहुत बार जाता है। अगर इसमें से पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन उठा के वो 100% आप लोग को देने वाला है। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग इधर साइड में नीचे 31/25 के आप लोग क्या लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो। सबसे पहले 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। फिर 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 125। फिर 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो आप लोग का हर है ना, इस हर के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, हर यहाँ पे लिखोगे, लिखना जरूरी है, हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग का चाहे तो हर बेटा आप लोग यहाँ पे संख्या भी लिख सकते हो कि 31/25, ये जो कि आप लोग का डोमिनेटर है। इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो होगा आप लोग का 5 की घात 5। अब इसको उसके अंदर जमाओ तो बेटा ऊपर आ गया आप लोग का 13 और नीचे आ गया आप लोग का 5 की घात 5। अब हम लोग देखते हैं, एक नियम पढ़ते हैं कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में यदि किसी का हर प्राप्त होता है, वो जो भिन्न होती है वो शांत होती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 5 की घात 5 है। अब हम लोग अगर 5 की घात 5 है तो इसकी जगह इसके साथ क्या भी लिख सकते हैं, तो 2 की घात 0 ले सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 किसी भी की भी घात 0 का मतलब है 1। ठीक है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से हम लोग 2 की घात 0 से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो बेटा, ऊपर आ गया आप लोग का 13 और नीचे आ गया आप लोग का 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि निम्न, ठीक है, मतलब 13/31/25। अब इसका जो हर है, इस संख्या का डायरेक्ट लिख सकते हैं कि निम्न जो आप लोग की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, निम्न परिमेय संख्या का हर, निम्न परिमेय संख्या का, निम्न की जगह संख्या भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, निम्न परिमेय संख्या का हर। ठीक है, यहाँ पे लेंगे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका मतलब संख्या लिख दो, 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है,
दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कभी आप लोगों से ये भी पूछ ले कि भाई बताओ बेटा, आप लोग इसका दशमलव प्रसार याद करके बताओ कि दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। अब ये दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब आप लोग देखो, ये ऊपर आ गया आपका 13 और नीचे आ गया आप लोग का 2 की घात 0 इंटू का 5 की घात 5। अब देखो नीचे आप लोग को दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा करना है। तो बेटा मैं ये देखता हूँ, यदि मेरे 5 की घात 5 है और यदि 2 की घात भी 5 हो तो घातें समान हो जाएगी, तो मैं इसको मल्टीपल कर सकता हूँ। अतः मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर लेता हूँ और ऊपर भी 2 की घात 5 से इसको मैंने क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया। तो ऊपर तो देखो बेटा 2 की, ये तो आ गया 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, मतलब 2 गुणा 2 4, ठीक है। और 4 गुणा 4 आप लोग का 16 और 16 गुणा फिर आप लोग करोगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ऊपर तो आप लोग निकालोगे 32 और नीचे आप लोग का जो आ जाएगा बेटा, ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू आप लोग का 5 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 5। अब देखो आप लोग 32 और 13 को आप लोग मल्टीपल ऐसे करोगे, 3 दूनी का 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 और 2 कितने आ जाएंगे 11, आप लोग का 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का 4 आ जाएगा। मतलब ऊपर तो 416 है और नीचे देखा हम लोगों ने तो 10 की घात कितना आया 5 आया, मतलब 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगानी है। अब देखो हम लोगों ने लिखा 416 और अंक गिने इधर से 1 2 3, उसके बाद में ये 4 और ये 5 और यहाँ पे लगा दो पॉइंट और यहाँ पे लगा दो 0। कई बार आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि निम्न परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कितने अंकों के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये अंक गिन लेना 1 2 3 4 5, मतलब इस संख्या में 5 अंकों के बाद आएगा। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बच्चे कर नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आप लोग का दशमलव प्रसार वाला हो गया। आराम से हम लोग सिंपल करें। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर भी है ना, और वो चाहता है कि भाई मैं अल्प टाइम के अंदर, ठीक है, 60 70 80 नंबर मैथ के अंदर ले आऊँ, तो आप लोग इन क्लासों को भी अगर आप लोग अच्छे से देखते हो तो इतने नंबर तो आप लोग अगर अब तक मैथ नहीं पढ़ी है ना तब भी ला सकते हो। और यदि आप लोगों ने मैथ का रिवीजन कर रखा है ना तो फिर आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्वेश्चन नंबर 7 आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का आता है बेटा आप लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, ठीक है, प्रमेयिका। इससे आप लोग का SCF निकालने का क्वेश्चन ये भी आप लोग का आता ही आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का क्या निकालो, SCF निकालो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सजेस्ट किया आप लोगों को कि 135 और 225। एक तो आप लोग का आएगा भाई, पहला 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो आ जाएगा आप लोग का 135 और 225। और इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आप लोग सजेस्ट करके इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग लिखोगे बेटा। एक तो 272 वाली संख्या है और दूसरा आप लोगों को मैंने लिया है 1000, ठीक है, 32। ये दोनों आप लोग सवाल इंपॉर्टेंट कर लेना इसके अंदर, यानी मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से SCF निकालने का। चलो हम लोग पहला ही देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है 225 और छोटी संख्या कौन सी है 135। 225 और 135 में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो आप लोग पूरी अच्छी तरीके से इसमें हिंदी भी लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है। मतलब ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। भाग आप लोग जो दोगे वो साइड में दे लेना एक तरफ और वहीं पे दे लेना भले कॉफ़ी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे शुरू होता है आप लोग का चरण नंबर क्या, फर्स्ट, मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट शुरू होती है इसकी। 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर
अगर इसका हम लोग प्रयोग, ये पूरी की पूरी लाइन लिखोगे आप लोग अच्छे ढंग से इसका प्रयोग करने पर, तो सबसे पहले देखोगे बेटा आप लोग यहाँ पे एक साइड आप लोग, ठीक है, यहाँ पे भाग दे सकते हो। चलो 135 का हम लोग जो भाग लगाएंगे वो किसके अंदर लगाएंगे बताओ, 225 के अंदर लगाएंगे। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और 1 टाइम जाएगा तो 135 आप लोग का ये आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग का 0, और यहाँ पे 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9, ये आप लोग का 9, और कुछ बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब आप लोग सबसे पहले ये समझो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे होता है। तो बेटा ये देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर का क्या, BQ प्लस R, और ये कहाँ से आई, ये मैं आप लोग को कई बार बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कहाँ से आई। आप लोग फॉर्मूला देखते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में लिखा जाता है। अब आप लोग सिंपल सा देखो, इसमें बार बार इसकी तरफ देख के आप लोग ये कहोगे ना कि बेटा ये तो आप लोग का a वाला मान है, ठीक है, उसके अलावा ये आप लोगों ने कौन सा वाला मान माना है, B माना है, उसके बाद में इसको Q माना है, इसको R माना है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हालांकि पता तो होना चाहिए आप लोग पे किसको क्या माना गया है ना। लेकिन बेटा आप लोग सिंपल सा एक चीज़ देखोगे कि आप लोगों को तो ये करना है कि सबसे पहले बीच वाली संख्या लिखनी है, फिर इन दोनों को तो गुणा करना है, और फिर इसको जोड़ देना है, इसके अंदर डायरेक्ट लिख देना। तो स्टेप लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 225, ठीक है, और बराबर 135 इंटू का 1, और प्लस का शेषफल कितना लिख दो, 90 लिख दो। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रमेय चलती रहती है। तो आप लोग यहाँ पे हिंदी लिखोगे, यहाँ पे देखो शेषफल R नॉट इक्वल टू 0 आता है। फिर किस में प्रयोग होगा, तो फिर 2 चीज़ों में प्रयोग होगा, ठीक है, एक तो आप लोग का किस में प्रयोग होगा, भाजक में, और दूसरा शेषफल में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो प्रयोग होगा वो इसके अंदर होगा, मतलब आप लोग किसका भाग दोगे, 90 का, किस में लगाओगे, 135 के अंदर भाग लगाओगे, मतलब शेषफल का भाग आप लोग का लगता है, ये लगाओगे आप लोग। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग भाजक 135 व शेषफल, ठीक है, शेषफल 90 में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये हिंदी लिखना जरूरी है, प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर, क्या लिखेंगे, पुनः प्रयोग करने पर, ये लो, पुनः प्रयोग करने पर। अब आप लोग पुनः प्रयोग लिखोगे तो अब आप लोग का स्टेप नंबर, मतलब चरण नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, और चरण नंबर सेकंड आ जाएगा तो फिर से आप लिखोगे बेटा 135, और साथ में आप लोग जो है ग्रेटर देन कितना लिखोगे, 90 लिखोगे। अब वापस से अगर भाग लगाएंगे तो डबल तो 180 होगा, मतलब भाग वही 1 टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने के बहुत अच्छे चांस है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग का 5 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आप लोग का कितना, 4, ठीक है, 45 बच जाएगा। वापस से हम लोग इसको जमा के लिखेंगे बेटा, 135 आप लोगों ने लिखा बराबर का 90 इंटू का तो 1 करना है, और प्लस का शेषफल कितना आ जाएगा, 45। अब वही आ जाएगा R नॉट इक्वल टू 0। अतः तीसरी स्टेप में क्या करोगे, वही भाजक 90 और शेषफल 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आप लोग क्या करोगे, फिर से प्रयोग करोगे ना। तो मैं ये हिंदी आप लोग यहाँ भी ऐसे के ऐसे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, अतः मैं चरण नंबर क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट 3rd चरण लिख देता हूँ। वापिस आप लोग भाग लगाओगे बेटा इसका, किसके अंदर लगाओगे बताओ, ठीक है, 90 के अंदर लगाओगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको लिखोगे तीसरी स्टेप को, तो आप लोग लिखोगे 90, ठीक है, इक्वल यहाँ से आ जाएगा 45 इंटू का 2, प्लस का कितना आ जाएगा, 0, और शेषफल R इजिकल टू 0। अतः यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समाप्त हुई। यहाँ पे लिखोगे कि भाई हमारी जो प्रमेयिका है समाप्त हुई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समाप्त हुई। ठीक है, कब समाप्त होती है बताओ, जब शेषफल क्या आ जाता है, 0, समाप्त हुई। तो अब बेटा आप लोग देखो, ये जो HCF जो इसका भाजक होता है ना, ये इसका HCF होगा। तो इसको लिखने के लिए आप लोग वापस लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, किसका HCF लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 135, और साथ में कोमा लगा के 225 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे आप लोग भाजक,
ठीक है, और बराबर आ जाएगा आप लोग का 45। ये लाइन क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि 135 और 225 का जो HCF होगा ना, वो इसका भाजक 45 होगा। ठीक है, ये जरूरी है आप लोगों को। कई बार बच्चे क्या है, वो यहाँ से देखते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई 2 है 45, आंसर कौन सा है? तो बेटा भाजक वाला आप लोग का आंसर है। सेकंड सवाल भी इसी पैटर्न पे होगा, तो आप लोग सेम कर लीजिए। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं, सवाल नंबर 8 और 2 सवाल, मतलब सवाल नंबर 9 कंप्लीट। 9 सवालों में पूरी प्रश्नावली फिनिश, कोई बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये अगर 9 टाइप के सवाल आप लोगों पे आते हैं तो आप लोग मान के चलो। लेकिन इसके लिए आप लोग को ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या याद रखें, संख्याएं पूरी हुई आपको आनी चाहिए। परमेय, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ठीक है, पूर्णांक, पूर्ण, ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये सारी की सारी आप लोग पे संख्या आनी चाहिए। अब मैं आप लोग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। वो सवाल नंबर आप लोग का 8 रहेगा और ये कह रहा है कि बेटा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर। इस सवाल को लिख देता हूँ मैं, अच्छा सवाल है, समझने में मज़ा आएगा। यूक्लिड विभाजन की जगह मैं a बराबर BQ+R डाल दूँ डायरेक्ट, इसका प्रयोग करना है। तो ये कह रहा है कि आप लोगों से, ये आप लोगों की प्रश्नावली का ही सवाल है, एक बार बोर्ड एग्जाम ने पूछा भी था। तो a बराबर का BQ+R का प्रयोग कर, ठीक है, इसका प्रयोग करना है आप लोग को कुंजी में, कोई सी भी कुंजी में, मतलब चाहे एक्सीलेंट आप लोग ढूंढो, चाहे संजीव आप लोग ढूंढो, उसके अंदर इस टाइप का आप लोग को आंसर इसका देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप लोग समझने का प्रयास करें अच्छे ढंग से। तो ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो ये कह रहा है आप लोगों से 3m किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, ये होगा 3m या फिर होगा 3m+1, या आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, 3m+2 भी आप लोग आगे लिख सकते हो, लेकिन इतना ही पूछ रहा है सवाल में ना, 3m+1 के रूप का होता है। अब ये थोटिकल सवाल है, ये बच्चों को थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन यदि आप लोग अच्छे से फोकस करोगे ना, मेरा 100% दावा है, मैं तुमको समझा के रहूँगा ये सवाल, और पक्का समझ में तुमको आएगा भी। देखो सबसे पहले बेटा ये कह रहा है इसका प्रयोग करो। बच्चे यही तो नहीं समझते हैं, इसकी जम है, ठीक है, सबसे पहले यही उतारो नीचे, इसको मैंने नीचे उतार दिया। लास्ट में हल करते समय a बराबर का BQ+R, और बेटा इसका जो कंपेरिजन है ना, इन दोनों के साथ आप लोग कर लीजिए। मतलब ये 3m नहीं है, ये बेटा 3m+0, ये जैसे आप लोग का है 3m+1। तो अब कंपेयर करो यहाँ से कि बेटा ये जो है 3m+0 है, जिसका मतलब इसकी r की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखेंगे कि ये q पूर्णांक को m माना गया है। उसके अलावा देखेंगे तो ये, तो बेटा ये b का मान, तो यहाँ से b का मान निकल के आएगा। b का मान कितना है 3, और r का मान, शेषफल का मान आप लोग 0, 1, 2, 3 ऐसे लगातार मान सकते हो। अब आप लोग को कुछ नहीं करना, शेषफल का और भाजक का मान आपका जो समीकरण नंबर 1 है ना, यूक्लिड विभाजन है, इसके अंदर रखते जाना, आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चलो ऑटोमेटिक आप लोग के पूर्णांक आ जाएंगे। चलो हम लोग r बराबर का 0 रखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग, तो b की जगह तो कितना रखेंगे 3, और ये आ जाएगा आप लोग का q, और प्लस r की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये आ गया ना 3q। माना पूर्णांक एक तो क्या है 3q पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक निकालेंगे तो अब हम लोग r बराबर का कितना रख देंगे 1 रखने पर, r बराबर का 1 रखने पर, r बराबर का तो 1 रखेंगे, और b बराबर का कितना रखेंगे वही 3 रखेंगे। तो अगला इसमें रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और उसके अलावा ये क्यों आप लोग का बच रहा है, और +1, ठीक है। तो अब किताबें जो है डायरेक्ट कहती है कि माना संख्याएं 3q व 3q+1 है, तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, माना, ठीक है, मतलब इसके जो आप लोग देखोगे बेटा, इस धनात्मक पूर्णांक को ना, माना धनात्मक पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। ये लो माना 3q व 3q+1 क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब बेटा आप लोगों से पूर्णांक, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है सवाल को, टुकड़ों में सॉल्व कीजिए,
ठीक है। अब ये कह रहा है इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग कर दो, और आंसर जो आए वो m कोई पूर्णांक मानो और इसके रूप में आने चाहिए। तो हम लोगों ने कह दिया बेटा ये लो इसका वर्ग कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग का पहला पूर्णांक ये था तो इसी का हम लोग वर्ग कर देते हैं। ये लो मैंने 3q का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इस 3q का वर्ग मैंने किया तो ये आ जाएगा आप लोग का 9q स्क्वायर, आ गया ना। अब 9 को मैं टुकड़ा करके लिख दूं बेटा 3 इंटू का 3q स्क्वायर, आ गई बात समझ में। अब ये जो आप लोग का 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर है, इसको मैं m पूर्णांक मान लेता हूँ और m पूर्णांक मानता हूँ तो ये बेटा आप लोग का आ जाएगा 3 और इसको पूर्णांक मान लिया आप लोगों ने m, तो इसकी जगह डाल दोगे m, मतलब 3q का जो आप लोग वर्ग करोगे ना ये 3m प्राप्त होगा आप लोग को। इसी प्रकार अगला पूर्णांक आप लोग का था 3q + 1, कौन सा था, 3q + 1 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। इसका वर्ग करोगे तो ये बेटा आ जाएगा 3q + 1 का वर्ग करोगे, a + b के होल स्क्वायर से करोगे। a स्क्वायर का मतलब ये आप लोग का a था, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके अलावा देखो 2ab, और 2ab का मतलब 2 इंटू का कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा, ठीक है, और गुणा में एक और आएगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और b स्क्वायर का मतलब b क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आप लोग का 9q स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 6q और प्लस का कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों में से आप लोग देखो बेटा 3 को कॉमन लिया जा सकता है। अब 3 को बाहर निकाला तो ये तो कितना बच गया 3q स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आप लोग का क्या आ जाएगा 2q, ये बच जाएगा, और +1 आप लोग लिख दो ऐसे कैसे। अब आप लोग का ये मध्य वाला जो मान है ना 3q स्क्वायर + 2q, इसको आप लोग m पूर्णांक मान लो, क्या मान लो, m पूर्णांक। तो अब आप लोगों ने लिखा 3, इस पूरे की जगह पूर्णांक मान लिया तो आप लोगों ने m, और आगे बच रहा आप लोग का +1। इसी वजह से इस सवाल को किया जाता है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। उम्मीद है कि 100% ये सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम लोग लास्ट सवाल और इसका हल करते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली पूरी तरीके से फिनिश। चलो बेटा अब इसका लास्ट आप लोग का जो सवाल नंबर है वो सवाल नंबर 9 है। उसके अलावा भी यदि इस प्रश्नावली में किसी भी सवाल में आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ना, मैं उसको आप लोग को 101% करवा दूंगा, ठीक है। कहीं से भी लेके आओ सवाल, ठीक है, मैं 100% करवा दूंगा। कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ आप लोग की एक्सरसाइज फर्स्ट का, तो मैं आप लोग को करवा दूंगा। लास्ट सवाल आप लोग का 9 जो मैंने आप लोग को लिखा है, और ये बेटा आप लोग का जो है CBSE बोर्ड ने और RBSE बोर्ड ने दोनों ने इस सवाल को पूछ रखा है 1 टाइम। तो आप लोग कोशिश करें कि इस सवाल को आप लोग अच्छे से करें। कह रहा है 2 पूर्णांकों का SCF और LCM, मतलब 2 पूर्णांक थे, कोई भी क्या है 2 पूर्णांक, वही उन्हीं पैटर्न पे आधारित है जो हम लोगों ने लिया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या SCF और गुणा LCM, उसी पैटर्न पे आधारित है। तो ये कह रहा है 2 पूर्णांक संख्याओं का इनका SCF भी आप लोगों को दे रखा है और SCF दे रखा है बेटा आप लोग को 12, कितना दे रखा है 12, और इसका LCM भी दे रखा है और LCM दे रखा है आप लोगों को कितना 36, कितना दे रखा है 36 दे रखा है। और ये कह रहा है कि इसमें से एक पूर्णांक मतलब a का मान भी आप लोग को दे रखा है, हिंदी में देगा वो आप लोग को बताएगा नहीं, a बराबर ये वैल्यू है, आप लोग को सिर्फ यहाँ पे लिखेगा प्रथम पूर्णांक या फिर लिख देगा आप लोग को एक पूर्णांक। एक पूर्णांक आपको समझना है a है, एक पूर्णांक का मान आप लोग का 48। तो अब आप लोगों से कह रहा है कि दूसरा पूर्णांक निकालिए, तो आप लोग b को निकालिए, ठीक है, मतलब दूसरा पूर्णांक आप लोगों को निकालिए। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ रही है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ रही है यार, काय को घबराते हो आप लोग। अगर अच्छे से आप लोगों ने किसी टीचर से मैथ पढ़ी है ना तो 100 नंबर लाना बहुत आसान है। चलो बेटा वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये लो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और यहाँ पे कहेंगे हम लोग SCF इंटू का कहने वाले हम लोग LCM। अब देखो बेटा आप लोग को एक संख्या का मान तो दे ही रखा है 48, दूसरी संख्या हम लोग को निकालनी है, SCF का मान दे ही रखा है 12, LCM का मान दे रखा है आप लोग को 36। उसके नीचे देखेंगे तो b की वैल्यू दूसरा पूर्णांक निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो यार, बहुत समझदार आदमी हो, ठीक है।
किसका भाग लगाएंगे? देखो 4 का भाग लगा दो, 4 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। 4 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 4 से बताओ। 12 बार। ठीक है, 12। ठीक है, 12 बार। अब मुझे बताओ, ये 12 से 12 उड़ गया, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये दूसरा पूर्णांक 9 आ गया। ऐसे ही डायरेक्ट आप लोग कर लो। इसी के साथ एक क्लास फ्री होती है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप लोग को मैथ में प्रश्नावली है तो आप लोग जो है आप लोग की प्रॉब्लम को शेयर करें, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक आप लोग बताओगे नहीं ना तब तक आप लोग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि आप लोगों ने मैथ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया और सॉल्व कर लिया तो 100% आप लोग उम्मीद मानो कि आप लोगों की मैथ अच्छी होने वाली है और इसमें 100 मार्क्स आराम से मिलने वाले हैं। लगातार हम लोग सारी प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट सवाल लेके आते रहेंगे और इसी प्रकार आप लोग को समझाते रहेंगे। हम लोग का क्वेश्चन से ज़्यादा समझाना इंपॉर्टेंट है कि उसका बेसिक फंडा हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि प्रश्नावली में कौन कौन से तो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, प्रश्नावली में कौन कौन से सवाल बोर्ड पैटर्न एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और प्रश्नावली का कितना हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब कितने अंक ये दिला सकती है। ठीक है, बात तो वही है भाई। ठीक है, ज़िंदगी बनाने के लिए तो ज़िंदगी लगानी पड़ती है, ज़िंदगी लगती है। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे पूरा करते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।